नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको एसपी पटवारी के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस चलाई जा रही थी, आपको एक सीरीज जिसके अंतर्गत आपको टोटल 12 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इसमें बचा है आपका कुछ टॉपिक जिसको आज यहाँ पे लास्ट लेक्चर के थ्रू हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे और फिर आपका ये पॉलिटिकल साइंस वाला जो सिलेबस है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने ये सारी चीजें इसके पहले की जितने भी लेक्चर्स हैं आपने वो चीजें नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि उस 12 लेक्चर में आपको बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ाई गई हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आप इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा एक और आपसे बात यहाँ पे बतानी है कि याद रखिएगा, इस जब जब हम लोगों ने यहाँ पे लेक्चर को प्रोवाइड किया, हमेशा कमेंट बॉक्स में ये जेबीटी कमीशन वालों का कमेंट आता रहा है कि सर आप जेबीटी कमीशन वालों को भी बताइएगा, जेबीटी कमीशन वालों के लिए भी। तो याद रखिएगा, हमें ये लगता है कि जो आपका पटवारी का एग्जाम है वो अप्रैल में लगभग होगा। तो याद रखिए आपका जो जेबीटी कमीशन का एग्जाम है वो आपका 25, 26, 27 को होने वाला है। तो इतने कम समय में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमारे तरफ से एक एफर्ट है आपके लिए कि हम करने क्या वाले हैं, डेली आपको अब यहाँ पे जो भी हमारे पास टाइम बचा है हम आपको कुछ मैराथन लॉन्ग क्लासेस प्रोवाइड करके आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसमें। याद रखिएगा जितना सिलेबस में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कराएंगे, मैराथन क्लासेस होंगी तो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली, इस बात को याद रखिएगा। इसके लिए आज आपको शाम को हमारे साथ 6 बजे एपीएस एकेडमी चंबा के थ्रू आपको जुड़ना पड़ेगा 6 बजे, जहां पे सर आपको मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। आपको पता है कि आपके सिलेबस में ज्यादातर 50% जो सिलेबस है वो आपका ज्योमेट्री से आ रहा, जहां पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज्योमेट्री को अगर हम स्किप कर लेते हैं फिर भी हम चीजों को कर पाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपकी ये सोच हाँ हो सकती है, आपको लगता होगा कि सही है, बाकी आप ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपको सिलेबस के अंदर जो एक पार्ट आपका 50% वेटेज रख रहा, तो वो कैसे आप उसको स्किप कर सकते हो। तो आपको ये बातें ध्यान देनी पड़ेगी। सर आज आपको यहाँ पे 6 बजे पढ़ाएंगे, तो आप वहां पे ज्वाइन करके करिएगा क्या, सेशन को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बचे हुए टाइम में सारी चीजों को कवर करने के लिए आप वहां पे जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपको साइंस की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप वो भी देखिएगा। इसके अलावा जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो भी कराया जाएगा मैराथन क्लास के थ्रू, तो आप सारी चीजों को वहां पे पढ़िएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम भी पास आ चुका है। तो आपको इन बातों को ध्यान देना है। बाकी एसपी पटवारी वाले आप सारे लोगों के लिए ये सारे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, तो आप इसको पढ़िएगा और अपनी तैयारी, ये नहीं है कि आपका एग्जाम अप्रैल में है तो आपको अप्रैल तक का वेट करना है, सिलेबस जल्दी से खत्म करके फरवरी के अंदर, बाकी फिर आप उसके क्या करो, प्रैक्टिस करो वहीं से। याद रखिएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिलेबस खत्म करके, आपकी तैयारी बेहतर नहीं मानी जाएगी। तभी आपको होगा जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो आपको एक प्रकार से अनाउंसमेंट है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। सिलेबस को एक बार देख लीजिएगा, सर क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या अभी आपका बचा है। तो अभी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीजें बताई, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा। यहाँ पे हमने कई सारी चीजें पढ़ ली, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी इसमें क्या है सर, आपकी थ्योरी है। इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर भी सिलेबस होगा, आपको सिलेबस में देखने को मिला होगा। तो याद रखिएगा इसको हम एमसीक्यू के थ्रू आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऊपर वाले पार्ट को भी करते रहेंगे। बाकी आपके एग्जाम में सबसे मेन जो है ये वाला पार्ट है। तो हमें क्या करना है सर, इसका हमने तो थ्योरी तो पढ़ा ही है, थ्योरी तो हमने पढ़ा है, बस बचा क्या आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू को भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं ज्यादातर क्वेश्चंस की। तो बच्चे क्या है सर, कुछ टॉपिक्स को भी कंप्लीट करा दीजिएगा, एग्जाम में ये पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। पिछले सेशन मैंने आपको फाइनेंस कमीशन तक करा दिया है, बचा कौन सा, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं आज। अटारी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बचा है, इसको खत्म कर लेंगे। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा दिया हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ा दिया हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के बारे में है, आप इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कास्ट और ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, इसको देख लीजिएगा, ये एमसीक्यू के थ्रू आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगी, पूछी नहीं जाती एग्जाम में, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, करते क्या है सर, एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सारी चीजों को कंप्लीट पढ़ लिया, अब ऐसे ही हम यहाँ पे इसको भी देखने वाले हैं। ठीक है,
तो देखिएगा अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या दिख रहा है? पहला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या है ये? इंग्लिश में इनको बोलते हैं कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है सीएजी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन या क्या पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, आपको पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मैं बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, एक प्रकार के संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी कि कह सकता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल, एक प्रकार से कह सकता हूँ संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या एक प्रकार का ऐसा पद होता है, पद आप कह सकते हो। याद रखो, जो केंद्र और क्या करता है, राज्यों के बीच का जो आय का लेखा परीक्षण होता है, इसके बारे में देखता है। राज्य ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया सर, टैक्स कलेक्ट किया। राज्यों ने भी किया सर, केंद्रों ने भी किया, यानी सेंटर ने भी किया, स्टेट ने भी किया। तो ये आपका जो टैक्स है, ये जो आपका कर है, ये कहाँ लग रहा, कहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा, इसका सही यूज हो रहा कि नहीं हो रहा, यहाँ पे सारे लोग इसको सही से कर रहे हैं कि नहीं, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो याद रखिएगा, इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको करते हैं हमारे सीएजी। कौन करता है, तो आपको याद रखना है, हमारे कौन करते हैं, सीएजी करते हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसको करते हैं, ठीक है। क्या काम है इनका, आय का और व्यय का लेखा जोखा करना। एक तरीके से अगर मैं बात करूं सर, जितनी भी योजनाएं बनती है ना, जितनी भी योजनाएं बनती है उसके अंदर जो पैसे होते हैं, जो दिए जाते हैं योजनाओं के अंदर, स्कीम के अंदर, वो सही से हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा कार्य जो है इन लोग करते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बोला सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी ये क्या करते हैं सर, इसकी जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं सर, पब्लिक मनी का प्रहरी करते हैं, यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। क्या मतलब है सर, जैसे आपने टैक्स दिया, टैक्स का सही जगह उपयोग हो रहा कि नहीं हो रहा, ये आपको कैसे पता चलेगा सर, ये इसके लिए कौन है, आप तो कर नहीं सकते, तो है कौन, हमारे कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस चीज के बारे में ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कौन करते हैं, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो इसके बारे में बात करते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पब्लिक मनी का प्रहरी किसे कहते हैं सर, सीएजी को। और साथ में आय और व्यय का लेखा परीक्षण कौन करता है, ऑडिट कौन करता है, तो आपको याद रखना है, वो करते हैं हमारे यहाँ पे सीएजी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ, उसी तरीके से इसको भी बताऊंगा। याद रखिएगा, कितने आर्टिकल होते हैं सर टोटल इनसे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है जो आर्टिकल 148 से 151 है वो इसके बारे में बात करता है। किसके बारे में सर, हमारे सीएजी के बारे में। भारत के कौन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो निरीक्षक होंगे, इनके या निरीक्षक या परीक्षक कह सकते हो, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल है सर, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 51 इसके बारे में बात करेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। संविधान में सीएजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं सर, कौन कौन से सर, जैसे 148 में दिया गया है कि सीएजी की नियुक्ति होगी, 149 में दिया गया है सर सीएजी की क्या होगा, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया होगा कि उनका कार्य क्या है और उनको किस किस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। खातों का प्रारूप बताया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसके बारे में बताया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने सबके बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में, लगभग इन सारे लोगों के बारे में हम ये सारे पॉइंट कवर करते हैं, ये साइड वाले, जैसे आपको आर्टिकल में वही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है सर, ये भी बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति सर राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति सर राष्ट्रपति। वैसे ही याद रखिएगा, जो सीएजी होती है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको ध्यान देना है, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये सारे, राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आपको याद रखना है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है ना, सेम वही सारी प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाएगा, या तो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, या जो संसद के अंदर मैंने आपको बताया था उस तरीके से। तो याद रखिएगा, इनको हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे मुख्य न्यायाधीश की होती है, ठीक है।
किस तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है जैसे उनको हटाया जाएगा ना, वैसे ही यहाँ पे भी चीजें होती हैं। सर इनका जो कार्यकाल होता है क्या सर इनका जो कार्यकाल होता है, जो इसका टेन्योर होता है किसका, सीएजी का, इनका जो टेन्योर होगा वो किस तरीके से डिसाइड होता है। तो याद रखिएगा, ऐसे मैंने आपको कई सारे पॉइंट ऐसे में आपको बता दिया है, बट फिर भी मैं इसको समझा रहा, देखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु की पहले, मतलब क्या हुआ सर, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 56 साल का है और 56 साल में वो सीएजी भारत का बना, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का बना, तो सर वो कब तक कार्य करेगा, 56 का हुआ तो 6 साल ऐड कर लीजिए, 4 इधर 2 उधर, 62 साल तक काम करेगा, फिर वो हट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या किया, कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 साल का है और वो कंट्रोलर बना, ठीक है, तो 65 से पहले यानी 5 साल वो आपका सीएजी के तौर पे काम करेगा, लेकिन 65 पूरा होने की वजह से उसको हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 65 तक ही कर सकते हो, 65 से पहले, ठीक है, जो इसमें 65 तक की आयु में हम कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, ये तो आपको भी पता है सर। किसके बारे में मैंने पढ़ाया था, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाया था, तो आपको ये सारे प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम उसको दोबारा से बता देंगे। ठीक है, तो आगे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ क्या आपको दिक्कत हो रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको पॉइंट बोल रहा है, सीएजी के कार्य क्या होते हैं सर, लेखा परीक्षण यानी ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है सर, केंद्र सरकार के खातों की जांच, कि केंद्र सरकार के अंदर कहां कहां से कितना पैसा आ रहा है। क्या केंद्र सरकार के अंदर से जो खाते में जो पैसे हैं, मतलब केंद्र सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहां कहां से आ रहे हैं, ये बातें याद रखनी। दूसरी चीजें सर, राज्य सरकार के खातों की जांच कौन करेगा, वही सीएजी करेगी। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां और सरकारी और इसके अलावा जो प्राइवेट हैं, उनके बारे में भी जो सारे कार्य करते हैं वो कौन करती है, कि कितना पैसा आ रहा, कहाँ जा रहा, कैसे हो रहा, इन सब के बारे में जो कार्य करते हैं आप सीएजी ही करते हैं, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही करते हैं। अब आप देख रहे होगे कि ये जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इतने सारे कार्यों को ये आपके कर रहे हैं। अगली चीज की ये रिपोर्ट किसको करेंगे, तो आर्टिकल आपने देखा पीछे, क्या आपने यहाँ पे आर्टिकल 151 देखा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, किसको करते हैं, तो आपको याद रखना है ये विधानसभा और साथ में संसद परिषद को रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे कि केंद्र सरकार के पास कितना रेवेन्यू, कितना पैसा है और स्टेट के पास कितना पैसा है। ये सारी चीजें पार्लियामेंट साथ में विधानसभा के बारे में बताते हैं या विधानसभा को बताते हैं। रिपोर्ट किसको देंगे सर, राष्ट्रपति को देंगे या तो राज्यपाल को देंगे, क्योंकि नियुक्ति और शपथ भी कौन दिलाता है सर, हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके अलावा संसद और विधानसभा के समक्ष रखी जाती है ये सारे रिपोर्ट, ये बातें आपको ध्यान देनी है। सरकारी खर्च पे निगरानी, मैंने आपको जैसा बताया ना कि स्कीम में बहुत सारे पैसे आपके लगते हैं, वो पैसे सही जगह पे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसके बारे में कौन बताता है, तो आपको याद रखना है, उसके बारे में बताते हैं हमारे सीएजी, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके आपके कार्य हो गए, आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां जहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते जा रहा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको लिखा गया है। महत्व क्या होगा सर, तो आपको याद रखना है जो सरकारी खर्च होते हैं उसमें पारदर्शिता होती है। जनता ने टैक्स दिया लेकिन पता ही नहीं कि सर वो पैसा जा कहाँ रहा, वो पैसा यूज कहाँ रहा, मतलब कहाँ हो रहा, तो उसके बाद काम जो होता है वो सीएजी आपका बताता है कि कितना पैसा कहाँ लग रहा, उस पर कौन नियंत्रण करेगा। तो आपको याद रखना है कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस चीज के बारे में करते हैं। भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करेंगे कि जहां पे पैसे की जमाखोरी हो रही उन चीजों को। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाते हैं, ताकि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टैक्स का कहाँ यूज कर रहे हो, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। सीएजी की स्वतंत्रता क्या है, ये याद रखिएगा। वेतन कहाँ मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलेगी, यानी भारत का जो संचित निधि कोष है। सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया जाता है, हटाना कठिन है, और याद रखिएगा निष्पक्षता बनाए रखना इसमें जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा क्या, आगे आपके कुछ क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखिएगा कि इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान देना है। क्या बोल रहा है सर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो मैंने क्या बताया सर, जो हमारा आर्टिकल 148 से
51 है, ये इसकी बात करता है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, मैंने बताया जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए करते हैं, राज्यपाल के लिए करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए करते हैं, वैसे ही सेम आपका सीएजी को नियुक्त कौन करेगा, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो इस चीज को या फिर इनको क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका सही हो जाता है, ये आपको बातें ध्यान देनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फिर आपसे आगे क्या पूछ रहा, आगे फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहा कि सर सीएजी का जो कार्यकाल होता है, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर होगा वो कितना होगा, 5 साल होगा, 6 साल होगा, 6 साल या 65 वर्ष की आयु, या 4 साल होगा या 7 साल। 7 साल तो सर किसी का नहीं है, 4 साल भी नहीं है, 5 साल होते हैं, और इनका कितना होता है सर 6 साल। इसको मैंने आपको डीप में अच्छे से पढ़ा दिया, अब आप इस चीज को ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, मैंने बताया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश, उनको जैसे हटाया जाएगा सेम का सेम यहाँ पे आपको वैसे ही क्या करके सीएजी को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला कि सीएजी किसका लेखा परीक्षण करता है, यानी कि याद रखिएगा ये करता किसका है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो आय और व्यय का यहाँ पे होता है उसके बारे में कौन करता है, तो आपको याद रखना है उसके बारे में सीएजी करता है। हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके बारे में कार्य करते हैं, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे तो बोला सीएजी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करेगा, तो आपको पता है ये मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे ये सीएजी होते हैं वो रिपोर्ट किसको करते हैं, तो आपने देखा कि वो राष्ट्रपति को करेंगे, बाकी विधानसभा और संसद के प्रति वो आप उसको प्रस्तुत करते हैं, जवाबदेह होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, सीएजी की यहाँ पे जांच कौन करता है, हमारे कौन करता है, बोला कि पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। आपको यहाँ पे ये आंसर दिख रहा तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बोला सीएजी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सार्वजनिक धन का प्रहरी, यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 वाला, तो बोला सीएजी किस प्रकार की संस्था है, तो याद रखिए संवैधानिक है, इंपॉर्टेंट है, इजी सा है अभी। बोला निम्न में से कौन सा कार्य सीएजी से संबंधित नहीं है, सरकारी खर्च का ऑडिट करना, चुनाव कराना नहीं इसका काम है, ये बातें आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है 10वीं का, तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे सीएजी से इसी प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं होता है, बाकी जितनी चीजें होती हैं मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ, तो आप अगर इतनी चीजों को ध्यान से पढ़ लेते हो तो याद रखिएगा अगर सीएजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो उससे कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। बाकी बचा हुआ जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके बारे में बात करता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भारत के महान्यायवादी के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि कुछ भी टॉपिक आपका यहाँ पे छूटे नहीं, सारी चीजों को हम यहाँ पे आपको करा सके। जस्ट होल्ड अ मिनट, अभी मैं आपको ये चीजें करा रहा। तो याद रखिएगा अभी हमें क्या पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करनी है। तो याद रखिएगा जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ना, अब ये कौन आ गया सर, इसके पहले तो हमने सीएजी के बारे में पढ़ा, ये कौन आ गए, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। क्या बोल रहा कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, भारत सरकार का क्या होता है सर, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो गए। अब आपने समझ लिया कि सर जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे उन्हीं को क्या कहता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी जो लोग कानून को बनाएंगे सबसे हाईएस्ट ऊपर जो है उनको क्या कहते हैं सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। होता क्या है, ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देंगे, यानी कोई कानून बनता है तो उस पर ये उनको एडवाइस देने का कार्य करता है। बोला सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं, और क्या बता रहा, संविधान में महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 60 करता है, इस बात को याद रखनी। कौन करता है, आर्टिकल 60 इसके बारे में बात करता है, किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, हमारा आर्टिकल 76। नियुक्ति कौन करेगा सर, राष्ट्रपति ही करेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए सेम वैसे ही यहाँ पे होगा, आप इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे आपसे क्या बोल रहा, योग्यता, कार्यकाल, न्यायवादी के कार्य देख लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा है नहीं। भारत का नागरिक होना चाहिए कम से, अब हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा,
ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। क्या बोला, कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए सर, क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से जज होना चाहिए। जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट में उनको बनने के लिए क्या चाहिए सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या चाहिए, जैसे कोई बनना है, किसी को बनना है तो क्या होना चाहिए सर, 5 साल कम से कम हाई कोर्ट में एज अ जज काम किए होने चाहिए। दूसरी चीज, या तो अगर वो नहीं किए तो याद रखिएगा 10 वर्ष हाई कोर्ट में क्या होने चाहिए, 10 वर्ष के अंदर यानी कि 10 साल तक वो हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट के तौर पे काम किए होने चाहिए, तब वो बन सकता है। अगर वो भी नहीं है सर तो राष्ट्रपति उसको विशेष स्थिति में अगर कोई विशेषज्ञ है तो उसको बना सकता है, इस बात को ध्यान देना। 3 प्रकार की ये चीजें होती है, पहला या तो 5 वर्ष वो हाई कोर्ट का क्या हो, जज हो, या तो 10 वर्ष वो हाई कोर्ट में एडवोकेट हो, या फिर कोई किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ हो। कानून बनाने में, विधि का मतलब कानून, तो राष्ट्रपति उसको लागू कर सकता है, मतलब उसको वहां पे लगा सकता है, ठीक है। कार्यालय कितना है सर, संविधान में कोई कार्यालय इसका फिक्स नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, पहला ऐसा आया, पहला नहीं इसके पहले भी हमने कई सारे पढ़ लिए हैं कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम लिमिट नहीं होता, राष्ट्रपति की इच्छा के पद पर रहता है। महान्यायवादी की कार्य क्या है सर, कानूनी सलाह देना, न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। एक तरीके से जो मेन काम होता है ना, याद रखिएगा मेन काम इसमें यही है कि ये क्या करेंगे, कानूनी सलाह देंगे, कानून को बनवाने में मदद करेंगे, ये बातें आपको ध्यान देनी है। आगे कुछ और है, जैसे संसद में भाग लेना, संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये वोटिंग नहीं कर सकते। क्या कर नहीं कर सकते सर, जो ये लोग है कि ये आपका क्या करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग क्या करेंगे सर, नहीं करेंगे, बाकी वहां पे भाग को ले सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अधिकार क्या करते हैं सर, संसद में भाग तो ले ही रहे हैं, सभी अदालतों में क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, इस बात को ध्यान देना है। सीमाएं क्या होती है सर, निजी वकालत कर सकते हैं, कुछ होंगे, ये इतना नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। सरकार के विरुद्ध मामले पेश नहीं कर सकते, ये बातें ध्यान दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा पढ़ना है नहीं, जो पढ़ना है मैं आपको चीजें बता ही दे रहा, तो आपको जितना बस केवल बता रहा उतने पे ध्यान देंगे तो आपके सारी चीजें यहाँ पे हो जाने वाली है, ठीक है। करते क्या है, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ और भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा कि उन क्वेश्चन की जो कह सकता हूँ लेवल है ना, वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा हाई है, तो आप हम वहां पे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारा आर्टिकल 76 है ना, ये इसके बारे में बात करेगा। आर्टिकल सर 74 किसकी बात करता है, तो मैंने आपको बताया जो हमारा आर्टिकल 74 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में बात करता है, जैसा कि मैंने आपको मंत्री परिषद के बारे में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आर्टिकल 148 भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि जो भारत के महान्यायवादी हैं इसको कौन नियुक्त करता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इनको कौन नियुक्त करेंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे ना, जो प्रेसिडेंट होंगे, वो इनको यहाँ पे नियुक्त करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या बोला, महान्यायवादी बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सांसद होना चाहिए सर, गलत है। राज्यपाल रह चुका होना चाहिए सर, गलत है। ये तीनों आपके गलत दिख रहा है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना जरूरी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि एक प्रकार से न्यायाधीश है तो वो यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ थर्ड वाले का सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और भी कई सारी योग्यताएं बताई, आप उस बात को ध्यान दीजिए। इसके अलावा महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल सर, नहीं होता है। 6 साल नहीं होता है। 3 साल नहीं होता है। याद रखिए राष्ट्रपति जितना चाहेगा उतना टाइम तक ये आपके रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या होता है सर, जो कानून बनता है ना उस पर सलाह देना। क्या करना सर, कानून बनने पे उस पर सलाह देना, आपको ये बातें ध्यान देनी है, ठीक है। तो क्या करना, कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका सही हो जाएगा, यानी बी वाला इसका सही आंसर हो जाता है। इस बातों को याद रखना, सरकार को कानूनी सलाह देना, गिव लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, क्या महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आंसर हो जाएगा सर हाँ ले सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो वोटिंग होती है ना, मतदान होता है, इसमें ये नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखना है। तो क्या कर सकता है सर, भाग तो ले सकता है, लेकिन याद रखिएगा उसमें वोटिंग नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको ये जानकारी आनी चाहिए, ठीक है, कि बाय द वे कभी पूछ ले तो आप इसके आंसर को कर पाओ।
इसको छोड़ दीजिएगा। क्या बोला, मतदान कर सकता है, आंसर हो गया सर नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर हमारे जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो भारत में कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट लॉ कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, आप इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, महान्यायवादी किसके विरुद्ध अदालत में पेश नहीं हो सकते? आंसर हो जाएगा क्या, भारत सरकार के। किसके खिलाफ सर? भारत सरकार के खिलाफ यहाँ पे कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या करेंगे सर, अदालत में पेश नहीं हो सकते। अगेंस्ट होम कांट द अटॉर्नी जनरल अपीयर इन द कोर्ट, आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यहाँ पे पेश नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ाया। कौन सा कथन सही है? बोला महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, महान्यायवादी वोट कर सकता है, तो पहले तो दूसरा ऑप्शन काट दीजिए। महान्यायवादी संसद में बोल सकता है, महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स होता है, ये भी गलत है, कोई फिक्स नहीं होता है सर। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक यहाँ पे उसको रख सकता है, बाकी संसद का सदस्य नहीं होता है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। वो तो नियम बनाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ जज होगा, हाई कोर्ट से या राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा महान्यायवादी संसद में बोल सकते हैं, बट याद रखिएगा वोटिंग नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान देना है। बार बार ये क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्या आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे सीबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं, और सीबीआई को आप पढ़ लोगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन शायद आपको मतलब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी सीबीआई के अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, हम उनको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस है पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उतना पूछता नहीं है, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बोला सीबीआई जो है, सीबीआई की जांच, सीबीआई क्या है, एक प्रकार की जांच एजेंसी। क्या है, एक प्रकार की जांच एजेंसी है, जो मुख्य रूप से क्या क्या चेक करता है सर, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, हाई प्रोफाइल हत्या, या कह सकता जघन्य जो आपके मामले होते हैं, इसके बारे में। कब स्थापित हुई थी, यहाँ ये याद रखिएगा, जांच एजेंसी ऐसे कार्यों पे कार्य करती है। इसके अलावा 1963 में आपकी ये स्थापित हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। बोला कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, बस आपको इतनी चीजें ध्यान देना। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा गठित की गई थी। जैसे आपको पता है कई सारे अधिनियम होते हैं, वैसे ये भी आपका है, क्या है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इसको बनाया गया, तो आप इस बातों को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दिख रहा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1963 में संस्थानम समिति इसके द्वारा, इसकी सिफारिश पे हुई थी। दूसरा इसका उद्देश्य सर केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय को बनाए रखना, साथ में भ्रष्टाचार को और अपराधों को कम करना। तीसरा इसका सीबीआई का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, और ये सारी सिंपल चीजें आप इस बातों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान देना है। ये क्या बता रहा, यहाँ पे भारत में इंटरपोल के संपर्क स्थापित करने के लिए एकमात्र क्या है, आधिकारिक इकाई है, कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे आपको दोबारा से ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, बस याद रखना है कब वो आपकी हुई थी, और यही सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको केवल उतना ध्यान देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा क्या कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन में आया था? तो आपको पता है कि ये किस में आया था सर, ये आपका आया था 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसके अंतर्गत ये आपका लागू हुआ था। और एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इसीलिए लागू हुआ कि जो हमारे देश है, देश के अंदर जो आपकी राजनीतिक स्थिरता है वो आपका बना रहे। क्या होता है ये, तो आपको पता है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में अगर आप एक पार्टी को आप निकल के जाते हो तो आपकी वो सदस्यता खत्म हो जाएगी, इस बात को याद रखना है। दल बदल का मतलब आप समझ रहे होगे, इसको बोलते हैं एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? आपसे ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा कि ये कौन से शेड्यूल में है, तो आपको याद रखना है 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके तहत इसको
10th शेड्यूल में आपका रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला पार्टी व्हिप के द्वारा मतदान करने पर सदस्य कब अयोग्य होंगे। इसको छोड़ दीजिए, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही करा रहा। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या दिख रहा, कितने सदस्य के विलय पर दल बदल नहीं माना जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पहले समझ लीजिए। होता क्या है, जैसे एक पार्टी है, पार्टी के वो क्या किया जाएगा, पार्टी के अंदर जैसे एक लोग निकल के चला गया तो उसकी सदस्यता खत्म, तो वो क्या हो गया सर, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ हो गया। लेकिन एक पार्टी है, उसके अंदर मान लीजिए 10 लोग हैं, कितने, 10 लोग हैं। 10 लोगों में से अगर 6 लोग या 7 लोग निकल करके चले गए, यानी कि 50% से ज्यादा, लगभग 66% लोग बाहर निकल के चले गए, तो याद रखिएगा ये आपके एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। 2/3 इतना अगर लोग चले जाते हैं, पार्टी में 100 लोग थे, अगर 66 से 70 लोग चले गए तो कितने बचे आपके, 30 से 35, तो वहां पे वो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान देना है। आगे क्या पूछ रहा है, दल बदल मामलों का निर्णय कौन करता है। आपसे यहाँ से पूछ रहा कि हु डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। आपसे यहाँ पे 5वां क्वेश्चन यही पूछ रहा, तो आपको ध्यान देना है। इसमें जो हमारे जैसे पार्टी कहाँ होती है सर, सदन में, और सदन में ये सारे लोग काम करते हैं, तो वहां पे याद रखिएगा स्पीकर होते हैं लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर हमारे कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं। तो यही लोग क्या करते हैं, उनकी सदस्यता को खत्म करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर और चेयरमैन, तो स्पीकर और चेयरमैन, इस बात को याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये बातें याद रखनी है। तो आपको याद रखना है क्या बोला, भारत की संघ राजभाषा कौन सी है। मैंने बताया अभी पिछले वाले सेशन में पढ़ाया था कि जो हिंदी है ये इसकी राजभाषा हो जाती है। आर्टिकल 343 इसके कह सकता हूँ भारत की राजभाषा के बारे में बात करता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हिंदी किस लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकारी गई। तो आपको याद रखना है किस लिपि में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि देवनागरी लिपि में इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मैंने आपको बताया जो हमारा आर्टिकल 343 है, ये बात करता है किसके बारे में, ये बात करेगा किसके बारे में, भारत की राजभाषा की। तो विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, आंसर इज 343, आर्टिकल 343 इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को जारी रखने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर करना है कि इसके लिए क्या बोला कि अंग्रेजी भाषा को जारी रखने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ। तो आपको याद रखना है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये आपका पारित हुआ था। कौन सा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये आपका पारित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं रखी गई है। तो आपको याद रखना है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है ना, वो बात करता है सर कितने, याद रखिएगा टोटल 22 भाषाओं, कितने सर, टोटल 22 भाषाएं। स्टार्टिंग में कितने थे, तो आंसर हो जाएगा सर 14। याद ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में 14 थे, बाद में धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, एक्ट आते गए, और उसमें भाषाओं को जोड़ते गए, और आज ये कितनी है, टोटल 22 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब यहां से आपसे क्या अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको बताया जो सीबीआई है वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और कह सकता हूँ एक प्रकार से अपराधों को रोकने के लिए, जांच के लिए ये हुआ था। तो कब स्थापना हुई थी सर, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट है, 1963 में आपका हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सीबीआई का किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होने वाला है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन के थ्रू ये आपका आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सीबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है। आपको यहाँ पे सीबीआई का जो आपका मेन कार्य है वो आपसे पूछ रहा क्या है, कंडक्ट इलेक्शन, बॉर्डर सिक्योरिटी, मेक लॉ, इन्वेस्टिगेट करप्शन एंड द सीरियस क्राइम। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो क्या बोला, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा, सीबीआई जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है।
इसके बाद सीबीआई को शक्तियां किस अधिनियम के द्वारा होता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये बातें अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाई, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सारी चीजें आपको कंप्लीट समझ में आ गई। सीबीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज हिंदी, कह सकता है कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। 10 क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ अलग, थोड़ा असर्शन और रीजन से है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होंगे और इसके आंसर को करने होंगे। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान से पढ़नी है और इसके आंसर को करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपसे पहला क्वेश्चन, पहले असर्शन पढ़िएगा फिर रीजन। क्या बोला? फंडामेंटल राइट आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। दे आर इंक्लूडेड बाय द इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान के भाग 3 में। अब आपको पता है, मैंने बताया था जो डीपीएसपी है वो इनफोर्सेबल नहीं होती है, उसको कानून मतलब जो हमारा न्यायालय है ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। लेकिन ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये इनफोर्सेबल होते हैं, इसको हम आपका कह सकते हैं न्यायालय में जा सकते हैं, और ये पार्ट 3 में भी पाए जाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे आपके जो दोनों है ना, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो क्या बोला यहाँ पे? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन बचे। तो क्या बोला यहाँ पे? बोथ ए एंड आर बोथ एंड ए एंड आर, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 3, यानी कि आपका ये पार्ट 3 में है और इसी में ये बताया गया कि सर यहाँ पे हम न्यायालय में जा सकते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, आगे फिर से आपसे क्वेश्चन बोल रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, यानी नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, और ये संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं सर? पार्ट 4 में आते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे भी दोनों इसके पार्ट सही है, यानी ये दोनों बातें सही हैं। तो आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोल रहा कि यहाँ पे ये संविधान के पार्ट में कौन से में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, निहित है, और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता। यानी ये वाला जो पोर्शन बता रहा है ना कि इसमें निहित है, तो हाँ ये है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा आंसर होगा। ये 3 नीचे ऊपर का ये नहीं और ये नहीं होने वाला है, याद रखिएगा बी वाला है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये आपको ध्यान देना है, ये जो है कि जो आर है ना ये वाला, ये इसका सही आंसर नहीं है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होने वाला है सर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर वैसे ही क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 हमसे क्या कहता है सर? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि कानून सबके लिए सेम है। और दूसरा राज्य की मनमानी कार्रवाई को रोकता है, ये इसको बता रहा कि आपने यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस को देख लिया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होने वाला है सर? इसमें क्या बोला? आर्टिकल जो 14 है ना वो कानून सबके लिए होता है। क्या किसी के लिए कानून अलग होगा, किसी के लिए अलग होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये क्या करेगा, जैसे कोई व्यक्ति कोई पुलिस है या फिर कोई भी फोर्स वाला जो भी हो, कह सकता हूँ, वो किसी एक को गिरफ्तार करेगा, दूसरे को नहीं, एक ही अपराध के लिए। तो इसको कौन रोकता है सर? ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो। तो ये कब होता है सर? जब ये इस पे अप्लाई होता है तब। तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन ये जो ए है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर का। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा इसका ऑप्शन होने वाला है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, इस बात को ध्यान देना। तो थर्ड का कौन सा हो गया? ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी देख लीजिएगा। मैं नीचे से आपका ये कुछ क्वेश्चंस बचा है इसको करा दे रहा, ध्यान दीजिएगा। बोला अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? बंधुआ मजदूर के बारे में, बंधुआ मजदूर को निषिद्ध करता है, यानी फोर्स करता है। आपने बंधुआ मजदूर के बारे में पढ़ा होगा। और बोला कि यह मानव तस्करी को भी निषिद्ध करता है। निषिद्ध करने का मतलब क्या होता है? कि निषिद्ध करने का मतलब होता है रोकना। क्या करना? रोकना। तो ये एक तरीके से आर्टिकल 23 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों के दोनों आपकी बातें सही है, लेकिन ये जो आर है वो आपका ए वाले का सही आंसर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ आपके और भी आपके अदर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको हम तो डेली टू डेली प्रैक्टिस कराते जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा कुछ और भी मैं यहाँ पे बता दे रहा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।
जैसे ये बोला कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, सर ये तो गलत हो गया, ए वाला क्या हो गया, गलत हो गया। डीपीएसपी कहाँ, ये तो फोर्सेबल होता ही नहीं है, ये शासन में मौलिक है कि क्या ये फंडामेंटल इन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, ये वाला आपको ध्यान देना है। तो याद रखिएगा ये वाला पार्ट तो सही है कि सर ये जरूरी होता है, बट गवर्नमेंट इसको करे या ना करे, लेकिन याद रखिएगा जो पहला वाला वो गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, ए फॉल्स, आर ट्रू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं, उनको मैं बाद में आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक मिनट मैं आपको जस्ट सिलेबस दिखा दे रहा ताकि आपको कोई दिक्कत फिर से ना आए, आपको सारी चीजें समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि मैं आज यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करा देने वाला हूँ, तो सब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बचा हुआ ये जो पार्ट है इनको एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी सिलेबस आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो सीरीज थी पूरी पॉलिटिकल साइंस की आपकी कंप्लीट हो गई, आपको समझ भी आया होगा। जैसा कि मैं आज से कुछ समय पहले आपको बोला था कि आपको मैं पॉलिटी, जियोग्राफी और आपका कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक, सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों आपके जो सिलेबस है, तीनों जो आपका सब्जेक्ट है, तीनों को कंप्लीट करा दिया। बचा आपका हिस्ट्री, तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि उसको मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो मैं आपको आपके लिए तीनों सीरीज चलाया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपके कमेंट आते रहते हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रही, तो देख के काफी अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ ये भी सेशन आपको अच्छा लगेगा। बाकी आगे भी हम आपको चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको जो मैंने बताया ना जेबीटी कमीशन वालों के लिए, तो आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, और शाम को 6 बजे इस चैनल के थ्रू आप लोग जुड़ करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप वहां पे सारी चीजों को पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।